कंस्टांटिनोवका अब रूसी नियंत्रण में है। रूसी तानाशाह का कॉन्स्टांटिनोवका पर अनुचित बयान तानाशाही की चेतावनी के साथ आया। मैं दोहराता हूं, ये हमारे लिए फायदेमंद है। जैसा उम्मीद थी, व्लादिमीर पुतिन डोनेत्स्क के कॉन्स्टांटिनोवका जाने से डर गए, जिसे रूसियों ने कल ही कब्जा किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन के शहर पर कब्जा करने के बयान के बाद कॉन्स्टांटिनोवका में द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव दिया। अगर रूसियों ने शहर पर कब्जा किया है तो व्लादिमीर पुतिन के लिए वहां आना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी बहादुरी दिखाने के बजाय व्लादिमीर पुतिन भाग गए और सिर्फ दूर से ही यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर मिसाइल हमले जारी रखने का आदेश दिया और अपनी निजी यॉट को तुरंत आर्कटिक में दूर ले जाने का आदेश दिया ताकि यूक्रेनी ड्रोन वहां तक न पहुंच सकें। लेकिन इसी रात यूक्रेनी ड्रोन व्लादिमीर पुतिन के गृहनगर पर पहुंच गए। यूक्रेन की रक्षा बलों ने 4 जुलाई की रात सेंट पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल पर हमला किया। उस जगह पर इस समय भीषण आग लगी हुई है। क्रेमलिन में रूसियों को बड़े युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। क्रेमलिन द्वारा शरद ऋतु में चुनावों के तुरंत बाद नई लामबंदी की लहर की तैयारी की अफवाहों के बीच रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों और लामबंद किए गए लोगों के लिए अनिवार्य मेडिकल जांच को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है, जो उनकी सैन्य सेवा के लिए उपयुक्तता तय करती है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैन्य चिकित्सा आयोग केवल तभी कराना चाहिए जब स्पष्ट रूप से चोटें या साफ तौर पर दिखने वाली बीमारियां दिखाई दें। बाकी सभी के लिए अपने आप सैन्य सेवा के लिए उपयुक्त की मुहर लगाने का प्रस्ताव है, जिसे रूसी रक्षा मंत्रालय ने अन्य खबरों की पृष्ठभूमि में पेश किया। व्लादिमीर पुतिन ने कल यूक्रेन के सहयोगियों की युद्ध में भूमिका का विश्लेषण करने का आदेश दिया, जिन्हें उन्होंने युद्ध बढ़ाने वाला कहा। और आज सुबह ही रूस के विदेश मंत्रालय ने उन यूरोपीय देशों की सूची जारी कर दी जो कथित तौर पर सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हैं, और इसी वजह से क्रेमलिन अब उनकी जमीन पर हमले की धमकी दे रहा है। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। चलिए इस विषय पर बात करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। मैं इस एपिसोड की शुरुआत आज शाम की सबसे बड़ी खबर से करता हूं। व्लादिमीर पुतिन की डोनेत्स्क ओब्लास्ट के कॉन्स्टांटिनोवका में जीत जल्दी हार और शर्मनाक भागने में बदल गई। कल व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य वर्दी पहनकर घोषणा की कि रूसी सेना ने कथित तौर पर डोनेत्स्क ओब्लास्ट के कॉन्स्टांटिनोवका शहर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान रूसी तानाशाह ने रूसी सेना की कथित सफलताओं के बारे में बताया और उनके अनुसार कॉन्स्टांटिनोवका के अलावा क्रामातोर्स्क भी कथित तौर पर रूस के नियंत्रण में है। आगे व्लादिमीर पुतिन का उद्धरण। कॉन्स्टांटिनोवका पर रूसी नियंत्रण स्थापित हो गया है। मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टांटिनोवका पर कब्जा केवल पहला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चरण है। हाँ, यूक्रेनी सशस्त्र बलों की उन टुकड़ियों का विनाश जो अभी भी डटी हुई हैं। स्लावियानो क्रामातोर्स्क को कॉन्स्टांटिनोवस्की एक मजबूत क्षेत्र है जहां दुश्मन ने किलेबंदी में गोलीबारी की, और स्लावियांस्क, क्रामातोर्स्क, द्रुजकोवका व कॉन्स्टांटिनोवका को संयुक्त रक्षा केंद्र बना दिया है। कॉन्स्टांटिनोवका पर कब्जे के बाद अब हमें सिर्फ स्लावियानो क्रामातोर्स्क को मोर्चे की बात करनी चाहिए, न कि स्लावियानो क्रामातोर्स्क को कॉन्स्टांटिनोव्स्की मोर्चे की। हाँ, इसमें निश्चित रूप से एक छोटा सा और बसा हुआ इलाका भी शामिल है, लेकिन वो भी एक किलेबंद बस्ती है, यानी द्रुजकोवका। लेकिन यहाँ एक असंगति है। डीप स्टेट के नक्शे में कॉन्स्टेंटिनोवका के कब्जे का जिक्र नहीं है। नक्शे के अनुसार रूसी सेना बस्ती के पास है, लेकिन उसने कब्जा नहीं किया। वैसे भी क्रेमलिन के ऐसे बयान नए नहीं हैं। मैं याद दिला दूं, उन्होंने कुपियांस्क, खार्किव क्षेत्र पर 2 बार कब्जा किया है। पुतिन 2 बार शर्मिंदा हुए जब उन्होंने दावा किया कि वे वहां हैं और पत्रकार को कुपियांस्क बुलाया, कहते हुए कि हमने पहले ही कब्जा लिया है। लेकिन सच तो यह है कि अब तक ये शहर यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में ही है। रूसियों को अब याद भी नहीं है कि पुतिन ने कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया था, ये कहते हुए कि कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया गया है। कुपियांस्क। तो अब ये रही नई जीत कॉन्स्टेंटिनोवका। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रूसी महासेनाध्यक्ष
वलेरका गेरासिमोव ने व्लादिमीर पुतिन को रिपोर्ट दी थी कि रूसी सेना ने पूरे लुहांस्क क्षेत्र पर कथित तौर पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। लेकिन डीप स्टेट के नक्शे के अनुसार यह भी सच नहीं है। इसके अलावा खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पर भारी हमले जारी रखने चाहिए। वे कहते हैं कि यह रक्षा उद्योग के उद्यमों की बात है, लेकिन असल में हर हमले में आम रिहायशी मकान ही तबाह होते हैं। 2 जुलाई की रात कीव में यह साफ दिखा। लेकिन आइए वापस कॉन्स्टेंटिनोवका पर लौटते हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के प्रवक्ता मेजर आंद्रे कोवालेव ने कहा कि वो जानकारी जिसे व्लादिमीर पुतिन के गंदे मुंह ने बोला वो झूठ है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के पूर्वी समूह की सैन्य इकाइयां और टुकड़ियां बस्ती के भीतर तय मोर्चों पर और उसके आसपास के रास्तों पर रक्षा अभियान जारी रखे हुए हैं। हमारी सेना की युद्ध पंक्तियों में दुश्मन के छोटे छोटे पैदल सैनिक समूहों की घुसपैठ हुई है। शहर में यूक्रेन की रक्षा बलों की तोड़फोड़ रोधी कार्रवाइयां जारी है। जुलाई के पहले 4 दिनों में रूस ने 11 बार यूक्रेन के इस शहर पर हमला करने की कोशिश की। हम लुहांस्क रेजिमेंट के योद्धा हैं, ब्रिगेड ल्यूट। हम अभी कॉन्स्टेंटिनोवका में रक्षा करते हुए सीधे शहर में लड़ रहे हैं। सफारी रेजिमेंट के योद्धा ब्रिगेड ल्यूट, आज हम कॉन्स्टेंटिनोवका दिशा में लड़ाकू मिशन जारी रखे हुए हैं। हम यूक्रेन की रक्षा बलों के साथ मिलकर दुश्मन को रोक रहे हैं। रूसी नेतृत्व का कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा करने का दावा सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि रूसी तानाशाह का कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा करने का दावा सच्चाई से मेल नहीं खाता। शहर मजबूती से टिका है। यूक्रेनी रक्षक लगातार कब्जाधारियों को नष्ट कर दुश्मन को रोक रहे हैं, ताकि पुतिन की अगली हवाई कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं ही बनी रहें। रूसी अधिकारी जनरलों को शहर पर कब्जे के लिए एक और मेडल दे रहे हैं, जबकि हम उनकी पैदल सेना को धराधर खत्म कर रहे हैं। यूक्रेन की जय। वीरों को सलाम। लेकिन चलिए यहां पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि रूसियों ने भगवान ना करे सच में पूरा कॉन्स्टेंटिनोवका शहर पर कब्जा कर लिया है और व्लादिमीर पुतिन हमें झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शहर पूरी तरह रूसियों के नियंत्रण में है और वे सुरक्षा संभाल रहे हैं। सही है, सही है। लेकिन जैसा कि निकला, पुतिन का झूठ साबित करना बहुत आसान था, बहुत आसान, यहां तक कि डीप स्टेट के नक्शों से भी नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन द्वारा कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जे के दावे के बाद वहीं पर द्विपक्षीय बैठक का सार्वजनिक प्रस्ताव दिया। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस से पहले पुतिन ने दुनिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोर्चे की स्थिति पर झूठ बोला, जबकि वे सच जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने कल जनरलों के साथ बैठक भी खेतों में नहीं बल्कि किसी बंकर या किसी टेलीविजन स्टूडियो में की। मुझे नहीं पता, लेकिन ये निश्चित रूप से किसी कमरे के अंदर थी। तो चलिए ऐसे करते हैं, आप बस सुनिए कि इस वीडियो में किस तरह की गूंज सुनाई देती है जिसमें पुतिन गेरासिमोव से मिल रहे हैं। मानो इन छलावरण जालों की पृष्ठभूमि में जैसे कहीं खेतों में कोई सैन्य मुख्यालय हो। लेकिन जो गूंज सुनाई देती है वैसी गूंज मैंने हमेशा टीवी स्टूडियो में सुनी है जब मैं टेलीविजन पर काम करता था। ऐसी गूंज सच में बड़े कमरे में ही आती है। तो सवाल यह है कि पूरी तरह बंद कमरे में ये छलावरण जाल क्यों लगाए गए हैं? कॉमरेड मिखाइल व्लादिमीरोविच, संयुक्त बल विशेष सैन्य अभियान की योजना के अनुसार लड़ाई लड़ रहा है। तो वापस जेलेंस्की पर आते हैं। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कॉन्स्टेंटिनोवका में मिलने के लिए बुलाया, बशर्ते वो डरपोक ना हो। आगे जेलेंस्की का उद्धरण है, अगर कॉन्स्टेंटिनोवका रूस के नियंत्रण में है तो पुतिन को मुझसे मिलने और कूटनीतिक समाधान खोजने में दिक्कत नहीं होगी जिससे युद्ध खत्म हो सके। लेकिन फिर भी वो मोर्चा पार नहीं करेगा। सच कहूं तो ये पुतिन के शब्दों से काफी अलग है। तो आप क्या सोचते हैं, जेलेंस्की के इस बयान के ठीक आधे घंटे बाद क्या हुआ? व्लादिमीर पुतिन फिर शर्मिंदा हुए। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सार्वजनिक रूप से मान लिया कि उनके राष्ट्रपति डरपोक हैं। पेस्कोव का उद्धरण आगे है, अगर श्री जेलेंस्की रूस आने को तैयार हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। पुतिन उन्हें मॉस्को में मिलने के लिए तैयार है क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को है, ना कि कॉन्स्टेंटिनोवका। अरे इससे बुरी बहानेबाजी मैंने कभी नहीं सुनी। पता चला वे सिर्फ राजधानियों में मिलते हैं, यही उनका तर्क है। अब सवाल ये है,
तो अगर कॉन्स्टेंटिनोवका पहले से ही रूसी संघ की सशस्त्र सेनाओं के पूर्ण नियंत्रण में है, तो फिर पुतिन इतना डर क्यों गए? लेकिन बस इतना ही नहीं है, व्लादिमीर पुतिन अपनी याचों को छुपा रहे हैं। इस बार सुपर याच ग्रेसफुल 2 रूसी सैन्य जहाजों की सुरक्षा में नॉर्वे के तट के साथ मुरमांस्क की ओर जा रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा पर नाटो नजर रख रहा है और बाल्टिक सागर से गुजरते समय जर्मनी व डेनमार्क के गश्ती जहाज इनके साथ थे। इसके अलावा द टेलीग्राफ द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में याच रूसी सैन्य जहाजों के साथ चल रही है और उसकी डेक पर एंटी ड्रोन जाल दिखाई दे रहे हैं। यानी पुतिन अब इतने डर गए हैं कि वो हर जगह एंटी ड्रोन जाल लगवा रहे हैं और अब तो ये याच पर भी नजर आने लगे हैं। लेकिन इस कहानी की चरम सीमा ये है कि अब पता चला है कि व्लादिमीर पुतिन इस याच को यूक्रेनी ड्रोन से बचाने के लिए कहीं दूर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अब याच ग्रेसफुल को आर्कटिक की तरफ ले जाया जा रहा है। अपनी याचों और खुद को बंकर में छुपाने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने फिर यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार हमले रिहायशी मकानों, अस्पतालों, पोल्ट्री फार्मों, मीट फैक्ट्रियों और गोदामों पर किए जा रहे हैं, घरेलू उपकरणों पर, नोवा पोस्टा के टर्मिनलों पर और इसी तरह और इसी तरह और इसी तरह। ये सभी हमले यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसर के ठिकानों पर हैं। इसी बीच 4 जुलाई की रात यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने सेंट पीटर्सबर्ग के तेल टर्मिनल पर हमला किया। ये गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन का जन्मभूमि है। उस जगह पर भीषण आग लगी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, इस रात इस युद्ध के लिए रूस पर हमारी यूक्रेनी लंबी दूरी की कार्रवाई सेंट पीटर्सबर्ग के पास कारगर रही। यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने उस बंदरगाह तेल अवसंरचना पर हमला किया जिससे रूस को युद्ध के लिए धन मिल रहा था। इसके अलावा रूसी संघ के लेनिनग्राद क्षेत्र में क्रोनस्टार्ट के तैनाती केंद्र पर भी हमला हुआ, जो एक महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्य है। यूक्रेन की राज्य सीमा से दूरी 850 किलोमीटर से भी अधिक है। तो बताइए, तो क्या वे वहां तक पहुंच सकते हैं? पापा, इन एलेक्जेंड्रोवा। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि सेंट पीटर्सबर्ग तेल टर्मिनल रूस के तेल उत्पादों के निर्यात के लिए बाल्टिक क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों में से एक है। ये टर्मिनल अफ्रीका, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में टैंकरों को रवाना करना सुनिश्चित करता है। ये व्यापार दुश्मन के सैन्य बजट को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कथित तौर पर ड्रोन का मलबा वायसोत्स्क बंदरगाह क्षेत्र में गिरा, जो रूस के प्रमुख बंदरगाहों में है और बाल्टिक सागर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग का तेल टर्मिनल, जिसे रणनीतिक दर्जा प्राप्त है, पिछली बार 3 जून की रात को हमले की चपेट में आया था और उस हमले के परिणाम स्वरूप, जो सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के उद्घाटन के दिन हुआ था, टर्मिनल के क्षेत्र में भीषण आग लग गई थी और टर्मिनल पर एक और हमला 6 जून को हुआ था। रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार की रात कुल मिलाकर 19 क्षेत्रों में, साथ ही अजो और काला सागर के जल क्षेत्र के ऊपर 389 यूक्रेनी विमानन प्रकार के ड्रोन को मार गिराया गया। रूस युद्ध के नए चरण की तैयारी कर रहा है और बड़े पैमाने पर लामबंदी के हालात बना रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने कल सैन्य अधिकारियों से यूक्रेन के सहयोगियों की युद्ध में भूमिका का विश्लेषण करने का आदेश दिया, जिन्हें उन्होंने लड़ाई जारी रखने के उकसाने वाले कहा, ताकि आगे चलकर उनके खिलाफ जिम्मेदार फैसले लिए जा सकें। लेकिन यह साफ तौर पर डराने की कोशिश है, जैसे कि हम पता लगा लेंगे कि यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है और भविष्य में हम उनके खिलाफ हमला करने का फैसला करेंगे। और मजेदार बात यह है कि पुतिन कहते हैं कि असल में पश्चिमी देश ही युद्ध जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं। इसका हल बहुत आसान है, युद्ध 1 सेकंड में खत्म हो सकता है।
मैं ये बात अभी मैले कुचैले रूसियों से नहीं कह रहा, बस एक सेकंड। सभी रूसी लोग अपना सामान समेटें, मास्को की तरफ मुड़ें और यूक्रेन की जमीन से चले जाएं। जैसे ही आखिरी रूसी नागरिक यूक्रेन रूस सीमा पार करता है, युद्ध खत्म हो जाता है। और यहां किसी भी भड़काने वाले की जरूरत नहीं है, किसी की भी, बिल्कुल किसी की भी जरूरत नहीं है। बस हर रूसी ने अपना सामान समेटा और वापस रूस चला गया। यकीन मानिए, कोई आपका पीछा नहीं करेगा, रूस पर हमला भी नहीं होगा। जैसे ही आखिरी रूसी नागरिक सीमा पार करेगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि ऐसा ही होगा। युद्ध खत्म हो जाएगा। यूक्रेन को रूसी क्षेत्र की कोई जरूरत नहीं है। ये जंगली कबीला, यूक्रेनियों को इसकी जरूरत नहीं है, पश्चिम को इसकी जरूरत नहीं है, किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है। बस आप वहीं शांति से रहिए और बस युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन ये फिर से एक विषयांतर था। तो बात ये है, व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया, साथ ही हर उस भड़काने वाले की यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में संलिप्तता का विश्लेषण भी जारी रहना चाहिए। उनमें से हर एक की असली युद्ध में संलिप्तता का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह विश्लेषण हमें भविष्य में संभावित जिम्मेदार फैसले लेने के लिए चाहिए। यह हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अपनी स्थिति समझाते हुए व्लादिमीर पुतिन ने 7 जून को यूरोपीय संघ के कई देशों के नेताओं के संयुक्त बयान का हवाला दिया, जिसमें उनके अनुसार यूक्रेन द्वारा ड्रोन तकनीकों के नवाचारपूर्ण उपयोग का स्वागत किया गया था। इसके बाद पुतिन ने प्रचार शुरू किया कि यूरोप उन हमलों का समर्थन करता है जिन्हें उन्होंने यूक्रेन की सेना के नाम पर गढ़ा। छात्रावास में बच्चों पर, बेलारूसियों से भरी बसों पर, नागरिक ठिकानों और रूस की नागरिक बुनियादी ढांचे पर, वगैरह वगैरह। पुतिन ये बताना भूल जाते हैं कि हमले सैन्य कारखानों, तेल रिफाइनरियों, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसी जगहों पर हो रहे हैं। साफ है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस बयान का मकसद कुछ और था। व्लादिमीर पुतिन यूरोपीय सहयोगियों को डराने की कोशिश कर रहे थे। आज सुबह ही, कल शाम, पुतिन ने अपनी संलिप्तता का मूल्यांकन करने को कहा था और अब आज सुबह रूसी संघ के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बाल्टिक देशों की भागीदारी है जब यूक्रेन ने रूसी बुनियादी ढांचे पर हमले किए। यूक्रेनी सेना ने सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राड क्षेत्र के बंदरगाहों पर नए हमले किए। आगे रूसी उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन का उद्धरण प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास प्रमाणित जानकारी है कि लातविया और अन्य बाल्टिक गणराज्यों ने पहले ही हमारे देश के नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करने वाले यूक्रेनी ड्रोन के लिए अपनी हवाई गलियारे उपलब्ध कराए हैं। मतलब रूसी विदेश मंत्रालय ने रातों रात इतनी आसानी से पुतिन के लिए बाल्टिक देशों की यूक्रेन युद्ध में संलिप्तता पर रिपोर्ट तैयार कर ली। पिछली बार इसी तरह का बयान रूसी रक्षा मंत्रालय ने दिया था। मई में विभाग ने दावा किया कि यूक्रेनी ड्रोन लातविया के क्षेत्र से सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बाल्टिक देशों और फिनलैंड पर ऐसे आरोप लगाए थे। रूसी विदेश मंत्रालय की शराबी प्रवक्ता मारिया जाखरोवा और रूसी राष्ट्रपति के सहायक पत्रुशेव। अप्रैल में उन्होंने कहा था कि ये देश अपने हवाई क्षेत्र यूक्रेनी ड्रोन को रूसी क्षेत्र पर हमले के लिए उपलब्ध कराते हैं। व्लादिमीर पुतिन की बाल्टिक देशों को धमकियों के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह रद्द करने का प्रस्ताव दिया। ठेके पर और मोबिलाइज सैनिकों के लिए अनिवार्य चिकित्सा जांच उनकी सैन्य सेवा की उपयुक्तता तय करती है। कानून संशोधन का मसौदा प्रोजेक्ट्स ऑफ लीगल एक्ट्स पोर्टल पर प्रकाशित है। ये बदलाव मोबिलाइजेशन, मार्शल लॉ या युद्ध के समय लागू होंगे, यानी तब जब व्लादिमीर पुतिन को ज्यादा तोप का चारा चाहिए होगा। संशोधन का मसौदा सैन्य सेवा संबंधी संघीय कानून की धारा 5.1 में एक नया बिंदु जोड़ता है, जिसके अनुसार चिकित्सा परीक्षण केवल विशेष मामलों में ही अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार को कोई अंग भंग, घाव, चोट या कंकक्शन हुआ हो, अगर उसे ऐसी बीमारी है जिसके कारण उसे सीमित रूप से उपयुक्त माना जाता है, या अगर उसे ऐसी बीमारी है जिसके कारण उसे सेवा के लिए अयोग्य माना जाता है। और यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह सब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना चाहिए। अगर बीमारी या चोट ना दिखे तो अपने आप उपयुक्त समझा जाएगा। और अगर पुरुष के पास कोई स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट चोट या बीमारी नहीं है तो इन कानून संशोधनों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ऐसे पुरुष को तुरंत लड़ाई के लिए भेज देता है।
यानी अब किसी भी तरह की यह सैन्य चिकित्सा आयोग की जरूरत नहीं है। और जानते हैं, यह तो काफी तर्कसंगत भी लगता है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के विशेषज्ञों ने लिखा कि रूस की सेना में नया भर्ती सैनिक मोर्चे पर औसतन 20 से 35 मिनट तक ही टिकता है। रूसी सैनिकों की जल्दी मौत का मुख्य कारण यूक्रेनी ड्रोन का बड़े पैमाने पर और प्रभावी इस्तेमाल है। और अब एक कहानी है। इतिहासकार पीटर फ्रैंकोपेन रूसी, मैं दोहराता हूं, रूसी सैन्य ब्लॉगर्स के हवाले से लिखते हैं कि युद्धक कार्रवाई के लिए भेजे जाने के बाद एक सैनिक औसतन 10 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक ही जीवित रह सकता है, यानी प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचने से लेकर युद्ध में मारे जाने तक। ज्यादातर रूसी नए सैनिकों को कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद तुरंत मोर्चे पर भेजा जाता है। जैसे ही वे मोर्चे पर पहुंचते हैं, 20 से 35 मिनट में सब खत्म हो जाता है। रूसी सैनिक नहीं रहता, तो फिर इतनी जटिल मेडिकल जांच कराने का क्या मतलब? इसी समय रूस में इस साल नए कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती 30% गिर गई है। इसीलिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि सैन्य सेवा के लिए मेडिकल जांच अब सामान्य रूप से न होकर केवल विशेष मामलों में ही हो, जैसे अगर कोई गंभीर चोट या बीमारी हो। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब व्लादिमीर पुतिन को मोर्चे के लिए ज्यादा सैनिक चाहिए होंगे, तब कोई गंभीर बीमारियों की जांच नहीं करेगा। और यहां सच कहूं तो मन करता है पूछूं कि आपको और कौन से सबूत चाहिए कि क्रेमलिन वाकई में सितंबर में चुनाव के तुरंत बाद नई लामबंदी की लहर की तैयारी कर रहा है। यहां मैं बात को विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।